आइए आज 2013 का सेट नंबर 7 इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं जो कि परीक्षा के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, आई टोल्ड दिस स्टोरी। ये आपका जो दिया गया है अनुवाद एक्सप्लेनेशन करने के लिए, ये आपका गर्ल विद ए बास्केट से दिया गया है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम आपको लिखवाए भी हैं, वीडियो भी इसकी पड़ी है। उसके बाद जो है देखिए, इसके राइटर जो है WC डगलस यानी विलियम सी डगलस हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका जो सिलेबस से बाहर है, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ वाला है, सक्सेस एंड पावर, ये आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है, इसको काट दीजिए। तीसरा है, बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, ये आपका वोमेंस एजुकेशन लिया गया है। इसके राइटर जो हैं आपके डॉक्टर यस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन है। अब देखिए अगला जो है क्वेश्चन, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ वाला पहला क्वेश्चन काट दीजिए, सिलेबस में नहीं है। दूसरा है, व्हाट पिक्चर डज द ऑथर ड्रा ऑफ द रूरल एरिया। रूरल माने होता है देहाती, ग्रामीण। ग्रामीण भारत का लेखक कौन सा चित्र जो है चित्रित करता है, ड्रा में चित्रित करना। अगला है, ये गर्ल विद ए बास्केट से है, पहले पार्ट से। व्हाट डिड यानी जो भी लेखक देखा था गाँव के क्षेत्र में, तो उसको आपको बताना है, क्लियर, यात्रा करते समय। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। राष्ट्र के लोगों का व्यवहार समझने के लिए, उनके भावना को जानने के लिए लेखक ने क्या किया था। तो ये क्वेश्चन आपको बताया गया, लिखवा गया। तो ये उनसे बातें किया था, ये सब आपको लिखना है। देखिए अब यहाँ देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे आ जाइए, जो कि आपके लिए 4 नंबर पक्का कर देंगे। यू विल नॉट नीड टू बिकम एनेक्सियस होगा इसमें, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। सीक्रेट ऑफ हेल्थ का ये क्वेश्चन। द हेल्थ, हाँ, टू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो, इसमें टुगेदर भरा जाएगा, लेकिन ये भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। अगला, मेनी पीपुल कंप्लेन, इसमें भरा जाएगा, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। वही एक ही पार्ट से तीनों क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो अगला क्वेश्चन वो भी इसी से रहेगा, ये कोई भी इसमें से आपको तैयार नहीं करना है, क्लियर। चलिए अगले पेज। अगला क्वेश्चन जो आपका, पैशन इज नॉट पावर इट इज द एब्यूज होगा, लेकिन ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए चौथा देखते हैं। चौथे में दोनों क्वेश्चन आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। आगे बढ़ जाओ, पाँचवें पे आ जाओ। पाँचवें में पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्लीजर बिफोर द चाइल्ड। बच्चे के सामने क्या आनंद था। दैट फील्ड हिज ईगर आई, जो उसकी उत्सुक आंखों में भर गया। डिस्क्राइब इट, इसका वर्णन करो। तो ये द लॉस्ट चाइल्ड पार्ट से लिया गया है, जो उसने मेले में देखा था, जो भी दृश्य जिससे खुश हुआ था उसको लिखना आपको। अगला क्वेश्चन, वाई डिड शंकु नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज। कई दिन तक शंकु क्यों कोई नींद नहीं ले सका था, सो नहीं सका था। तो इसको आपको लिखना है, इसकी परेशानियों का कारण बताना। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ लेडी वाज ज्ञान बाबू वाइफ, ज्ञान बाबू की पत्नी किस तरह की महिला थी, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़िए। ही लिव गिव्स हिज हार्नेस, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, स्टॉपिंग बाय से लिया गया। हिज स्टेट इज किंगली, ये आपके सिलेबस में है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिया गया है, जिसके राइट कवि हैं जॉन मिल्टन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप एंड गोट्स, ये पासिंग ऑफ आर्थर से लिया गया है, जिसके कवि हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, क्लियर। चलिए सेंट्रल आइडिया में 3 में से एक करना है, जिसमें से लैमेंट, माय हेवन, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा वाला आपके सिलेबस में नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, हाइपरबोली में से एक आपको लिखना है, फिगर ऑफ स्पीच, और उसका 2 उदाहरण देना है। नाउ अब सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन हमारा, ही हर मदर सेड टू मी, उसकी माँ ने मुझसे कहा, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने उम्र के हैं। तो सेड टू का यहाँ आस्ड कर दो, क्योंकि पूछा जा रहा है आस्ड में। उसके बाद हाउ का हाउ ही रहने दे, हाउ ओल्ड पूरा रहेगा, ये दोनों कंजक्शन का काम करेगा। हाउ ओल्ड, उसके बाद यू का जो है मी के अनुसार आई कर दो, आर का वाज कर दो। तो हर मदर आस्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज, क्लियर। हर मदर आस्क्ड मी, उसकी माँ ने मुझसे पूछा हाउ ओल्ड आई वाज, कि मैं कितने उम्र का था। बिल्कुल नहीं लगेगा प्रश्नवाचक, कहाँ इनडायरेक्ट में लगता है, फुल स्टॉप के अलावा कोई निशान नहीं लगता इनडायरेक्ट में। चलिए आगे। जया आस्क्ड रमेश, इसके बाद वेयर का वेयर ही लिख दो। अब यू का जो है रमेश के अनुसार आप ही कर दो, और लिव का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा। जया आस्क्ड रमेश वेयर ही लिव्ड। चलिए आगे देखते हैं। आई इट कुड, हाँ इसमें सिंपल सेंटेंस बनाना है।
डू हट जाता है जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट बदलोगे अफर्मेटिव में, तो वेयर ही लिव्ड हो जाएगा। इट वाज कोल्ड नो वन वेंट आउट, इसका सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सीधे सीधे आप इसमें वाज की जगह बीइंग कर दो, इट बीइंग कोल्ड कामा कर दो, नो वन वेंट आउट, ठंडी होने के नाते कोई बाहर नहीं गया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के नियम से बनेगा, वाज का बीइंग हो जाएगा। क्लियर? कामा करके अगला वाक्य जो कहते हो लिख दो, नो में एन छोटे से कर दो। आई वाट ए पेन इट वाज कास्टली, तो कंपाउंड सेंटेंस बनना है, तो इसमें इट हटा के विच कर दो और कुछ करना नहीं है। आई वाट ए पेन विच वाज कास्टली, मैंने एक कलम खरीदा जो कि कीमती थी। तो चलिए अगले पेज पर आते हैं। तो हाँ देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में है आयरन इज मोर यूजफुल दैन एनी अदर मेटल, तो इसका सुपरलेटिव बनाना है, तो करना क्या, मोर हटा के आपको द कर देना है, द मोस्ट कर देना है, आयरन इज द मोस्ट कर देना है, यूजफुल उसके बाद दैन एनी अदर आपका हट जाएगा सुपरलेटिव में, तो हो जाएगा आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। अगला होगा ओपन ऑल द विंडोज, तो इसमें लेट का प्रयोग कर दो, लेट ऑल द विंडोज कर दो, ठीक है। उसके बाद जो है बी ओपेंड, लेट ऑल द विंडोज भी ओपेंड हो जाएगा। उसके बाद जो है आ जाइए आप सिंटैक्स में, तो इसमें मम्स इज ए डेंजरस डिजीज, ठीक है, तो मम्स बीमारी का नाम है, कंठमाला का रोग होता है, इसके पहले द का प्रयोग अवश्य होता है, मम्स और मीजल दो बीमारी हैं, इसलिए इसके पहले द लगा दो, आपका वाक्य करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले पे आते हैं। दिस बुक इज माई, यह किताब मेरी है, तो इसमें गलती क्या है, माई नहीं रहेगा, माई की जगह माइन कर दो, क्योंकि दिस बुक यह किताब, जब किताब पहले हो गई है तो लास्ट में पजेसिव एडजेक्टिव हम नहीं लिख सकते हैं, पजेसिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, माइन। क्लियर? क्योंकि माई अकेला नहीं लिखा जा सकता, माई तब लिखा जा सकता है जब उसके साथ नाउन रहेगा, तो नाउन पहले हो गया तो आप माइन कर दो। एक ये तरीका, हाँ अगर यही वाक्य ऐसे भी बना दोगे तब भी आपका सही माना जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, तब भी आपका वाक्य सही रहेगा, और दिस बुक इज माइन तब भी वाक्य आपका सही रहेगा। या तो बुक उठा के लास्ट में करो तब वाक्य सही होगा, या तो माई को माइन में करो। आप समझ गए ना? इस दोनों तरीके से इसको बनाया जाता है। अगला है यू आर जूनियर दैन मी, तो जूनियर के साथ दैन नहीं लगता है, टू लगता है। एक बात नियम याद कर लिए, जिस भी एडजेक्टिव के अंत में आई ओ आर रहेगा उसके साथ जो है टू लगेगा, दैन का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर? आई ओ आर जिस एडजेक्टिव का अंत में आते हैं वो लैटिन भाषा से आए रहते हैं, जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, ये सभी 7 एडजेक्टिव इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे, बुक में आपको मिल जाएगा एडजेक्टिव के चैप्टर में। ही इज बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो सीधी सी बात है, बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये सुपरलेटिव पहले द अवश्य लगता है, तो द लगा दो, वाक्य आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला वाक्य है हमारा, इफ़ यू विल कम आई शैल हेल्प यू, तो सीधी सी बात है, अब दोनों वाक्य कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं लिखे जाते हैं, तो मुख्य वाक्य यानी कि बिना इफ़ वाला अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो आपको इफ़ वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ यू के साथ बिल आप हटा दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, यू के साथ कम। क्लियर? इफ़ यू कम माने तुम आओगे, हिंदी में गे आएगा लेकिन अंग्रेजी में बिल नहीं लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से लगेगा। क्लियर? अगला देखते हैं, नाइदर ऑफ दीज चिल्ड्रन हैव स्टोलन योर पेन, तो पहली बात तो इसमें दो गलती है, दीचिल मतलब 2 बच्चों के लिए नाइदर लगता है, आइदर 2 के लिए लगता है अफर्मेटिव में। तो पहली बात दीच, ये बच्चे संख्या जब नहीं क्लियर है इसका मतलब 2 से ज़्यादा ही हो सकते हो। क्लियर? जब संख्या ना क्लियर हो तो नाइदर नहीं लग सकता, ठीक है, अगर क्लियर रहेगी 2 तभी लगेगा नाइदर। तो पहली बात तो नाइदर हटा कर आप यहाँ नन कर दो, नन कर दो, पहली गलती। तो दूसरी गलती ये है कि हैव हटा के आपको हैज भी करना पड़ेगा। क्लियर? नन हो, नाइदर हो, आइदर हो, सबके साथ एक वचन की वर्ब लगती है। क्लियर? ये डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, प्रोनाउन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है, नन ऑफ दी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का अनुसार नहीं लगेगा, ऑफ के बाद जो है ना वो ऑफ के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं माना जाता, प्रीपोजिशन के बाद वाला, ऑफ के पहले वाला माना जाता है, ठीक है ना, तो नन के साथ हैज लगा दो, वाक्य आपका सही हो जाएगा। अगला है, अब देखिए मुहावरे देख लेते हैं हम लोग। कौन वाला? डी वाला? डी का तीसरा, जूनियर के साथ दैन नहीं लगता, टू लगता है, ये लैटिन कंपैरेटिव डिग्री है, जूनियर कंपैरेटिव डिग्री का शब्द है, तो जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, एक्सपीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर, इंफीरियर, तो ये कुछ शब्द हैं
जिनके साथ अंत में IOR आता है, इतना आप याद कर लो, IOR किसी शब्द के अंत में आएगा तो उसके साथ बैन नहीं लगेगा, टू लगेगा, बस ये आपका रूल है। क्लियर? बस ये नियम याद कर लो, आपका काम ओके हो जाएगा। तो ये लैटिन भाषा से आया है, इसलिए लैटिन भाषा का नियम है, उसके इनके साथ हम बैन नहीं लगता है लैटिन भाषा में। तो इंग्लिश भाषा में आया तो इसमें इसीलिए वही नियम यहाँ भी पालन किया जाएगा। क्लियर है? तो कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन बैन नहीं, टू लगेगा। और यही नहीं, दो शब्द और बता दे रहे हैं आपको, प्रीफर और प्रेफरेबल। प्रीफर और प्रेफरेबल के साथ भी दैन नहीं लगता है, TO लगता है। ठीक, इसको आप ध्यान दीजिए। अगला देखते हैं हम, मुहावरे देखते हैं। ए मैन ऑफ लेटर्स माने होता है विद्वान आदमी। क्या होता है? विद्वान, यानी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, लर्नेड मैन। तो विद्वान याद कैसे होगा, इसको जान लो, ट्रिक भी जान लो। लेटर माने क्या होता है? अक्षर। मैन माने व्यक्ति, एक ऐसा अक्षरों का व्यक्ति, मतलब क्या, बहुत से अक्षर देखते नहीं, आपको एक अक्षर से भेंट नहीं है, यानी आप पढ़े लिखे नहीं हो। लेकिन ए मैन ऑफ लेटर्स मतलब अक्षरों वाला व्यक्ति है, मतलब उसके पास अक्षरों की कमी नहीं, बहुत अक्षर देखा है, यानी कि वो क्या है? विद्वान। क्लियर? इस तरह से आप इसको याद करें। गेट रीड ऑफ माने होता है छुटकारा पाना। तो गेट माने पाना, रीड माने छुटकारा, ऑफ माने से होता है, से या के। तो किसी चीज़ से छुटकारा पाना एकदम साफ दिख अर्थ ही है, कुछ है नहीं। क्लियर? ठीक। अब देखिए, गिव अप माने होता है छोड़ना। तो सीधी सी बात, बहुत कॉमन वर्ड है, गिव माने देना, अप माने ऊपर। अगर ऊपर से कोई चीज़ गिव नीचे गिरा देते हो तो उसको क्या कर देते हो आप? छोड़ देते हो। इस तरह से इसको आप याद कर लो। पास अवे माने क्या होता है? मर जाना, गुजर जाना। कोई नहीं कि पास अवे माने गुजर, कहते हैं ये गुजर गए हैं, यानी कि मर गए। मरना अच्छा नहीं लगता, किसी के पिताजी मर गए, आप पूछेंगे कि आपके पिताजी मर गए, तो उसको हो सकता है थोड़ा धक्का लगे। लेकिन आप कहें पिताजी गुजर गए, एक्सपायर कर गए, ठीक है, देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, तो अच्छा वर्ड है ये। क्लियर? तो पास अवे मतलब कोई चीज़, मतलब कि बुरी लगने वाली बात को अच्छे ढंग से कहने के लिए ये यूज किया जाता है। क्लियर? डाई अच्छा वर्ड नहीं लगता है, गुजर गए, पास अवे थोड़ा वही बात अच्छे ढंग से कहने का, ठीक है, प्लेजेंट वे में कहने का तरीका। पास माने क्या होता है? गुजरना, अवे माने दूर। तो मरना कैसे होगा, इसको जान लो। मतलब कोई किसी की आत्मा गुजर कर आपसे दूर चली गई, यानी कि वो आदमी क्या हो गया? मर गया। क्लियर? अवे मिस्टर। ए व्हाइट एलिफेंट माने क्या होता है? सफ़ेद हाथी, मतलब अत्यंत खर्चीला व्यक्ति। अत्यंत खर्चीला किंतु कम महत्व का, इसका अर्थ होता है अत्यंत खर्चीला किंतु कम महत्व का। तो पीछे भी हम बताया था कि एक सफ़ेद हाथी था, ठीक है ना, तो उसको राजा ने एक आदमी को दे दिया था कि सज़ा के रूप में, जाओ इसको 1 महीने तुम क्या करोगे? खिलाओगे, तुम्हारी यही सज़ा है, गलती किया था, इसको खिलाओगे, हमको इसी हालत में फिर चाहिए। तो हाथी तो साधारण आदमी के लिए अत्यंत खर्चीला था, लेकिन कम महत्व की थी, उसके लिए महत्व क्या था? बेचारा अपना पेट भरे कि हाथी के भरे। तो इस तरह से उसके लिए वो हाथी अत्यंत खर्चीला और कम महत्व था। वो हाथी सफ़ेद थी, थाईलैंड में पाई जाती है सफ़ेद हाथी। क्लियर? तो मतलब कि वाक्य प्रयोग है, आप अपने हिसाब से किताब में देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है, विद्या क्वेश्चन में सीरीज में देखोगे मिल जाएगा। हाँ, बताने को बता सकते हो। क्लियर? हाँ, ए कार, ठीक है, इज ए वाइट एलिफेंट फॉर ए मिडिल क्लास फैमिली कह दो, या फॉर ए पुअर मैन कह दो, फॉर ए बेगर कह दो। क्लियर? फॉर ए लो पेड वर्कर कह दो, कम वेतन पाने वाले श्रमिक के लिए लो पेड, ठीक है, सर्विसमैन कह सकते हो। क्लियर? क्लियर? अब दूसरा भी सेंटेंस कह दो, दिस कार इज ए व्हाइट एलिफेंट फॉर मी बिकॉज इट्स पेट्रोल कंजप्शन इज वेरी मच, क्योंकि इसके मतलब जो पेट्रोल एक खाती है, कंजप्शन उपभोग करती है, बहुत ज़्यादा है। क्लियर? कोई बाइक आप लिए, आपके पास कमाई नहीं है, पल्सर ले लिए, बहुत ज़्यादा तेल खा रहे तो आप कहेंगे तो हमारे लिए व्हाइट एलिफेंट हो गई, बहुत खर्चीला है। क्लियर? इस तरह से सेंटेंस यूज करिए। चलिए आगे देखते हैं सिनोनिम्स। तो फ्रीडम माने क्या होता है? स्वतंत्रता। तो इसके लिए आप कर दो लिबर्टी। लिबर्टी माने स्वतंत्रता या आज़ादी। क्लियर? या आप इंडिपेंडेंस कह दो, इंडिपेंडेंस डे कहते हो ना, स्वतंत्रता दिवस, तो डे हटा दो, इंडिपेंडेंस माने स्वतंत्रता। ठीक है, लिबर्टी कह सकते हो, इंडिपेंडेंस कह सकते हो। डिलाइट माने क्या होता है? आनंद। तो जॉय माने आनंद होता है। एक्यूज, एक्यूज माने दोष लगाना, तो सीधे सीधे लगा दो ब्लेम कर दो। ब्लेम माने भी दोष लगाना, इल्जाम लगाना। क्लियर? कहते हैं हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो, दोष लगा रहे हो। ठीक है, BLAME। अब देखिए अगला, अब एंटोनिम्स बताना। ब्रॉड माने क्या होता है? चौड़ा। तो इसको नैरो कह दो, NARROW। नैरो माने सकरा। बून माने क्या होता है? वरदान।
तो आप इसको जो है कर्स कह दो। कर्स माने अभिशाप, या इसका शब्द है BANE, बेन माने भी अभिशाप होता है। क्लियर। लिजिबल माने पठनीय, तो इसके पहले आप IL लगा दो, IL कर दोगे बस ILL हो जाएगा, ILLEGIBL। इलिजिबल माने अपठनीय, जिसे लिजिबल मतलब पढ़ा जा सके जिसे, इलिजिबल माने जिसे पढ़ा ना जा सके। जैसे कुछ लोगों की राइटिंग होती है इलिजिबल लिखते हैं, आप इलिजिबल लिखेंगे परीक्षा में तो नंबर नहीं पाएंगे। स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, किसी व्यक्ति की कहानी जो वो स्वयं लिखा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी, AUTO ऑटो, BIO जोड़ो, GRAPHY जोड़ दो। क्लियर। ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद है वन हु डज नॉट ईट मीट, ऐसा व्यक्ति जो मीट नहीं खाता हो, मीट मतलब मांस नहीं खाता हो, उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं? वेजिटेरियन कहते हैं। VEGETARIAN, वेजिटेरियन। अगला शब्द है दैट मे काज डेथ, जो मृत्यु का कारण हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? फाइटल कह सकते हैं। वेरी गुड। फाइटल, जैसे कहते हैं कैंसर इज ए फाइटल डिजीज, फाइटल माने होता है घातक, FATL, फाइटल माने घातक, डेडली माने भी घातक होता है। क्लियर। कैंसर इज ए फाइटल डिजीज, घातक बीमारी। अब आपका देखिए होमोफॉन्स में है 2 सेल है CELL, इस सेल माने होता है कोशिका, कोशिका होता है, कोशिका। देयर आर मेनी सेल्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में बहुत सी कोशिकाएं होती हैं। क्लियर। आप देखिए दूसरा सेल माने बेचना होता है। अब चलिए देखिए आपका ट्रांसलेशन आ गया। एक बार एक चित्रकार एक महल को सजा रहा था, ठीक है, तो वंस ए पेंटर, PAINTOR, नहीं TER नहीं रहेगा, TOR, ठीक है ना, पेंटर। वंस ए पेंटर वाज, ठीक है, डेकोरेटिंग द पैलेस, डेकोरेटिंग द पैलेस, महल को सजा रहा था। क्लियर। जब वह दीवारों को रंग रहा था, व्हेन ही वाज पेंटिंग कर दो, रंग रहा था मतलब पेंट कर रहा था। क्लियर। पेंटिंग द वॉल्स, दीवारों को, कामा कर दो। तब उसके हृदय में अपने कार्य को दूर से देखने की इच्छा की हुई। देन, ठीक है, उसके हृदय में अपने कार्य को दूर से देखने की इच्छा की है। ही wished to see his work, from distant माना तो दूर से, ठीक है, by his heart, अपने दिल से, अपने मन से, ठीक है ना, by his heart। आगे, पीछे हटते हटते वह चबूतरे के छोर तक पहुंच गया। पीछे हटता मतलब while retreating। क्लियर। रिट्रीट माने पीछे हटना, RETREAT, या गोइंग बैक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। RETREAT, रिट्रीट माने होता पीछे हटना। while retreating, वह चबूतरे के छोर तक पहुंच गया है, कामा करके ही रीच्ड टू TO2 द एज ऑफ फुटपाथ, EDGE, एज ऑफ, ठीक है, चबूतरा मतलब फुटपाथ जहां पैर रखा जाता है, ठीक है ना। अब FOOTPATH, एज ऑफ फुटपाथ माना था चबूतरे का छोर, इस मतलब किनारे या छोर, ठीक। पुलिस स्टॉप कर, यदि वह एक कदम और पीछे हटता, इफ ही रिट्रीटेड, क्लियर,
वन स्टेप मोर, वन स्टेप मोर, एक कदम और, तो वह गिर पड़ता, कामा कर दो, ही वुड फॉल इल, फर्स्ट फॉर्म फॉल लगे वुड सर, ही वुड फॉल इल ऑन द ग्राउंड, ही वुड फॉल इल, एफ ए डबल एल फॉल इल, आई डबल ना, सॉरी फॉल इल नहीं रहेगा, फॉल डाउन रहेगा, सॉरी इल की काट के डाउन कर दो, ही वुड फॉल डाउन, फॉल डाउन मतलब फेल इल मतलब बीमार पड़ना होता है, फॉल डाउन, ठीक है ना, ही वुड फॉल डाउन ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ कर दो, पृथ्वी पर नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, गिरेगा तो पृथ्वी पर ही गिरेगा, ही वुड फॉल डाउन ऑन द अर्थ, उसके नौकर ने उसे देख लिया, हिज सर्वेंट सा हिम, हिज सर्वेंट सा हिम, उसे देख लिया, उसने एकदम दीवार पर रंग का बर्तन फेंक दिया, तो लिखा ही एकदम मतलब एट वंस, तुरंत फेंक दिया था एकदम, ही एट वंस थ्रू, फेंक दिया कहेंगे, THREW थ्रू, ठीक है। रंग का बर्तन का मतलब क्या होता है जानते हैं, कंटेनर ऑफ पेंट, जिसमें कंटेनर मतलब कोई बर्तन सामग्री जिसमें रखा जाता, ही थ्रू द कंटेनर ऑफ CONTAINER, कंटेनर ऑफ पेंट PAINT, तो रंग का बर्तन, पार्ट भी कर सकते हो, कंटेनर भूल जाना, ठीक है ना, कंटेनर ऑफ पेंट कहाँ फेंका था, ऑन द वॉल, या ओवर द वॉल भी कर सकते हो, ओवर द वॉल, ठीक ना। अगला, नौकर के व्यवहार पर चित्रकार को बहुत क्रोध आया, ठीक है, नौकर पे भी, ऑन द बिहेवियर ऑफ सर्वेंट, ऑन द बिहेवियर ऑफ सर्वेंट, कामा, चित्रकार को बहुत क्रोध आया, तो द पेंटर बीकेम वेरी एंग्री, बहुत क्रोध आया मतलब बहुत क्रोधित हुआ, ऑन द बिहेवियर ऑफ सर्वेंट, कामा, द पेंटर बीकेम वेरी एंग्री, द पेंटर बीकेम वेरी एंग्री, हाँ, वह तुरंत उसे दंड देने के लिए आगे बढ़ा, ही एट वंस, एडवांस्ड कह दो, एक शब्द में आगे बढ़ना, या मूव्ड फॉरवर्ड लिखे हो तब भी सही है, ही एट वंस एडवांस्ड, ADVANCE, टू पनिश हिम, नौकर ने रंग फेंकने का कारण बताया, द सर्वेंट टोल्ड द रीजन, ऑफ थ्रोविंग, THROWING, ऑफ थ्रोविंग द पेंट, PAINT पेंट, द सर्वेंट टोल्ड द रीजन ऑफ थ्रोविंग द पेंट, फुल स्टॉप। तब उस चित्रकार ने खुश होकर नौकर को बहुत सारा इनाम दिया, ठीक है, हाँ, तब कहाँ, अब कामा लगाओ, नया सेंटेंस बनाओगे, देन आप लिख सकते हो, नहीं तो कामा करोगे, देन, हाँ, बीइंग हैप्पी, क्लियर, देन के बाद कामा करके बीइंग हैप्पी कर दो, ठीक है, बीच में कोई इन्फॉर्मेशन डालने के लिए दो कामा के बीच में लिख दो, बीइंग हैप्पी, फिर कामा, दैट पेंटर, उस चित्रकार ने, हाँ, नौकर को बहुत सारा इनाम दिया, ठीक है, तो हो जाएगा गेव a lot of reward to the servant, gave a lot of reward मतलब बहुत सारा, ढेर सारा, a lot of reward to the servant, ठीक, ये आपका जो है ट्रांसलेशन था। देखिए इसके बाद जो है निबंध तो वही बताना है, 5 टॉपिक जो बताया गया आपको, क्लियर, तो और उसके बाद जो इसमें जो है इसका आंसर पैसेज आपको पीछे भी बताया गया है, दे बिकम कॉन्शियस वाला। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और
ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए जो है अब एक सेट में एक पूरा साल में एक वीडियो मिलेगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।